नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जैस्मिन शर्मा और इस वक्त मेरे साथ इस खास पेशकश में स्टूडियो में मौजूद हैं संत कुमार शर्मा जी, जो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। और सर से हम ये समझेंगे कि अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर में किन परिस्थितियों में लागू किया गया था, क्या उस वक्त इसकी ज़रूरत थी, और अब जब 2019 में सर अनुच्छेद 370 को हटाया गया, उसके बाद जम्मू कश्मीर में कितना बदलाव आया है। राजनीतिक बहस बाजी के बावजूद, राजनीतिक बयानबाजी के बावजूद सरकार का जो फोकस है वो सिर्फ जन कल्याण पर है और जम्मू कश्मीर को विकास की राह पर और आगे ले जाने का है। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत। और शुरुआत कहाँ से करेंगे अनुच्छेद 370 की? जब आपने पहला प्रश्न किया, आपने कहा क्या वो उस समय की ज़रूरत थी कि जब 49 में इसको लागू किया गया तो गोपालास्वामी अयंगर ने इसको लीड किया था, ना कि B.R. अम्बेडकर ने। तो उस समय भी जो है मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक वो था कि इसको भी ये कहेंगे जम्मू कश्मीर के बारे में मेरा मानना ये कि नेहरूवियन ब्लंडर थी ये, जो सबसे पहली अगर थी कोई तो ये था कि 370 को मान के इन्होंने ये कर दिया जम्मू कश्मीर में कि आप राज्य कुछ खास हैं, आप सबसे अलग हैं। और उसके कारण जो तुष्टीकरण की जो नीति चली, उसका जो आधार है वो आधारशिला आप कह के मान लीजिए कि उसकी आधारशिला उस सेपरेटिज्म की, उस सेसेशनिज्म की, वो 370 थी। ये मेरा मानना है। और अब जब आप कह रहे हैं जो 2019 की बात कर रहे हैं, तो आज हम उसके 6 साल बाद की बात कर रहे हैं। तो 2019 तक, मतलब 1949 से लेकर 2019 तक ये एक काला अध्याय है। और क्योंकि मैं खुद जम्मू कश्मीर से हूँ, तो हम कल आपस में मजाक कर रहे थे, तो मैंने कहा जी अब तो 5 तारीख को बरसी आ रही है। तो मेरे एक दोस्त कहने लगे आप लोगों के लिए बरसी होगी क्योंकि आप लोग गुलाम थे। मैं जम्मू कश्मीर का नागरिक हूँ, इसलिए मैं जम्मू का हूँ। तो मुझे कह रहे थे आप जम्मू कश्मीर के थे, आपको हमने मुक्त किया। और आपको हमने मुक्त किया किस दिन? 5 अगस्त 2019 को। सर, अनुच्छेद 370 हटने के बाद क्योंकि इसे एक टेम्परेरी प्रोविज़न कहा जाता था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, विलय की संधि, और किन परिस्थितियों में अनुच्छेद 370 को दिया गया? ऐसा कहा जाता है, जो मैंने अपनी रिसर्च में पढ़ा, कि पाकिस्तान की 1947 के वक्त टेढ़ी नज़र पाकिस्तान की उसी वक्त से थी जम्मू कश्मीर पर, और जो परिस्थितियां थी तो जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए, उसकी स्वायत्तता को, उसका जो कल्चर है, ये तमाम चीज़ें उसे बचाने के लिए अनुच्छेद 370 वहाँ पर लागू था। और फिर राजा हरि सिंह ने ठीक समझा कि अगर पाकिस्तान से इसे बचाना है तो भारत में विलय करना ज़रूरी है। विलय की संधि उस वक्त साइन हुई। इसको लेकर बहुत ज़्यादा राजनीतिक बवाल है, बहुत ज़्यादा अभी भी लोगों का, सिर्फ राजनेताओं का ही नहीं बल्कि वहाँ के आवाम का भी, खासतौर पर अगर हम घाटी की बात करें, वहाँ के लोगों का भी सेंटिमेंट मैं समझती हूँ कि इस अनुच्छेद 370 के साथ अभी तक जुड़ा हुआ है। वो देखिए ना, अपने जुड़ाव की अगर बात करते हैं और उनके अलगाववाद को अगर ये आगे बढ़ावा देता था, तो कश्मीर में सबसे बड़ी समस्या, जो कश्मीर घाटी की बात कर रहे हैं, कश्मीर में तो बहुत बड़ी समस्या ये बनी कि आपके अलगाववाद को पनपने के लिए, आपके अलगाववादी प्रवृत्तियों को आगे बढ़ाने के लिए ये काम आता था। और दूसरी तरफ मेरा ये मानना है कि जब हमने 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया, विलय संधि की, तो वो तो किसी भी तरीके से इसके हक में नहीं थे कि 370, उनके ख्वाबों ख्याल में नहीं था कि 370 जैसी कोई चीज़ होगी। लेकिन बाद में क्या किया गया, जो अलगाववादी थे, जो सेपरेटिज्म वाले थे, उस तरह के लोग, उन लोगों ने क्या किया कि 370 को ऐसा प्रोजेक्ट कर दिया कि ये कश्मीर की और उसकी स्वायत्तता बनाने के लिए है। तो और ये बड़ी अजीब बात रही कि ये स्वायत्तता किस तरह की थी। ये स्वायत्त इस तरीके के थे कि स्वायत्त नहीं है, हमको भारत से अलग जो है एक संविधान चाहिए, एक अलग वो चाहिए। तो इसने कोई भी भारतीय में अपने आप को मर्ज होने के लिए और इसमें भी 2 चीज़ें की गई, एक एक्सेशन है, एक मर्जर है। बाकी स्टेट्स मर्ज कर गई और ये स्टेट जो थी मर्ज नहीं की, ये एक्सीड ही की। लेकिन इसमें आप ये समझिए, एक बहुत बड़ी बात ये है कि जो एक्सेशन हुआ था वो उनका था जो बड़े बड़े राज्य थे। मर्जर क्या हुआ था? मर्जर उन छोटे राज्यों का हुआ था, आपस में मिलके। अब किसी का एक इलाका है कि उसके 4000 या 10,000 आदमी टोटल उसकी जनसंख्या है,
किसी राजवाड़े की या किसी जागीरदार की, हाँ बहुत छोटी रियासत है, तो उसको कैसे आप एक्सीड करें। तो उन्होंने क्या किया, उन 4, 5, 10 रियासतों ने एक दूसरे में मर्ज करके एक इतनी एंटिटी बनाई कि हम भारत में एक्सीड कर सके। लेकिन जम्मू कश्मीर के सामने तो वो समस्या नहीं थी। जम्मू कश्मीर जब 1947 में भारत के साथ मर्ज करता है, तो जम्मू कश्मीर जो है भारत में जो 550 के करीब और 550 से ज़्यादा जो राज्य मिले, प्रिंसली स्टेट्स जिनको बोलते हैं, उनमें सबसे बड़ा जम्मू कश्मीर था। और इसका जो क्षेत्रफल है वो लगभग 2000 में गलत बोल गया, 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर से ऊपर था। और आज हमारे पास उससे आधा रह गया। बिल्कुल। सर ऐसे कहते हैं कि लेट द बायगॉन्स बी बायगॉन्स, तो हिस्ट्री तो अब जो है वो है, लेकिन 2019 का वो वक्त आया, 5 अगस्त 2019 का, जब अनुच्छेद 370 को पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया और फिर जम्मू कश्मीर भारतीय संविधान के ढांचे के अनुरूप आ गया। और जो चीज़ें पहले वहाँ लागू नहीं होती थी, जो कानून वहाँ लागू नहीं होते थे, वो तमाम चीज़ें फिर पास्ट में चली गई। और अब जम्मू कश्मीर भारत का फाइनली एक ऐसा अभिन्न अंग है और अब सरकार सिर्फ आगे का रास्ता देख रही है। कितना, क्योंकि आप खुद जम्मू कश्मीर के नागरिक हैं, मैं लंबे समय से जम्मू कश्मीर कवर करती आ रही हूँ, ऐसे में कितना बदलाव आप देख रहे हैं? देखिए, इससे बड़ा बदलाव क्या होगा, सबसे बड़ा ये था कि जब भारत के संविधान को वहाँ लागू ही नहीं किया जाता था, तो वहाँ क्या था कि शेड्यूल ट्राइब जो है, हमारा जो संविधान में प्रावधान है वो 330 से लेकर 342 तक है, जिसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब वाला वो है। लेकिन जम्मू कश्मीर में बड़ी अजीब स्थिति थी, सिर्फ मैं शेड्यूल ट्राइब के लिए बोलता हूँ कि आपको क्या किया, 1991 तक कागज़ पर जम्मू कश्मीर में कोई शेड्यूल ट्राइब ही नहीं था। ऐसा थोड़ी था कि शेड्यूल ट्राइब नहीं थे। लद्दाख का पूरा क्षेत्र वो पूरा का पूरा शेड्यूल ट्राइब डिक्लेयर कर दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफी। जम्मू में, कश्मीर में जो गुज्जर हैं लोग, गुजर बकरवाल और भी बहुत से लोग थे जो कि शेड्यूल ट्राइब थे, लेकिन उसमें किया ये गया कि इन्होंने किसी को भी शेड्यूल ट्राइब वो नहीं किया, डिक्लेयर नहीं किया, और उसका नुकसान ये हुआ कि शेड्यूल ट्राइब जो थे जम्मू कश्मीर के, वो बाकियों से पीछे रह गए। इसी तरीके से आप खुद एक महिला हैं, महिलाओं को अधिकार नहीं थे। बिल्कुल। और जो परमानेंट और नॉन परमानेंट रेजिडेंट वाला जो समझते हैं, दोनों में अंतर या भेद, उसमें यह था कि अगर किसी महिला की शादी बाहर होगी, जम्मू कश्मीर के बाहर, तो उसके बच्चे और उसके पति वो जम्मू कश्मीर के नागरिक नहीं बनेंगे। लेकिन अगर कोई पुरुष जम्मू कश्मीर का है, वो बाहर करता है, तो उसके बच्चे भी और उसकी पत्नी भी, उनको नागरिक अधिकार होंगे। तो ये तो सीधा सीधा भारतीय संविधान के अगेंस्ट था। हमारे यहाँ संविधान में आप पढ़े हैं, हम पढ़े हैं, तो हमको तो संविधान में यह सिखाया जाता है कि आप जो है जेंडर और रिलीजन या किसी और आधार पर आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। लेकिन इसने क्या किया, इसने तो जम्मू कश्मीर में डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा दिया, और ये सब कुछ 370 की आड़ में किया गया। तो मेरा मानना है 370 बहुत देर में गया, लेकिन बहुत अच्छा गया। बिल्कुल। इस बीच जो सबसे बड़ा एक बदलाव हमने देखा वो लोकतंत्र के प्रति लोगों का विश्वास और भागीदारी, ना ही सिर्फ 2024 विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, बल्कि जो परिषद के चुनाव हुए उसमें भी 70% तक की वोटिंग। सर, इससे पहले तक जब जम्मू कश्मीर में चुनावों की कभी खबरें हम देखते थे, हम तो बहुत यंग थे उस वक्त, आप उस चीज़ को ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे, वो लाल चौक का वो नज़ारा जहाँ काले कपड़े सर पे बांध कर बहिष्कार होता था, और मुझे नहीं लगता कि साउथ कश्मीर में 1%, 1.5% से भी ज़्यादा कभी वोटिंग हुई हो। वो भी दौर आपने देखा और आज का दौर भी आप देख रहे हैं, 2024 के चुनाव भी आपने देखे। आपने एक मज़ेदार बात याद दिलाई कि उस समय क्या हुआ था, 1989 की बात है, उसके बाद इलेक्शन होने थे, तो वहाँ पे क्या किया गया, उन दिनों कलर टेलीविज़न बहुत कम आते थे, और 1989 की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या किया था, पोलिंग बूथ के बाद जो अगले इलेक्शन हुए, उस पोलिंग बूथ में रेडियो के ऊपर उन्होंने वो रख दिया था, कलर टेलीविज़न रख दिए थे, और ये कहा था कि जो भी वोट डालेगा वो क्या करे, वो इसको कलर टेलीविज़न को ले जाए। तो मतलब आतंकवाद की जो धमकी थी, और वोटिंग परसेंटेज आप 1.5% कह रहे हैं और 70%, तो ये अंतर था कि 1.5% भी जो आएंगे उनको ये था कि आप आइए इस पोलिंग बूथ पे, जो पहला वोटर होगा वो क्या करेगा, ये कलर टेलीविज़न ले जाएगा। जो भय का जो माहौल था और जिस तरीके से आतंकियों का
अपर हैंड था और सारा का सारा, वो सब कुछ जो है अब ये 2019 में जब 370 चला गया तो उसके बाद जो है सहभागिता जो है, लोगों का पार्टिसिपेशन जो है, वो सब जनतंत्र प्रक्रियाओं में ज़्यादा हो रहा है। बिल्कुल। और सबसे बड़ा बदलाव जो मैं मानती हूँ सर, 2024 तो 19 के बाद बहुत लंबा वक्त हो गया, लेकिन 2019 के बाद इमीडिएट जो बड़ा फैसला था वो 2020 के जो जिला विकास परिषद के चुनाव हुए थे, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा था। और उसमें जो वोटिंग परसेंटेज निकल कर आया था वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक था, लोगों ने उम्मीद नहीं की थी। तो वही एक पहला स्टेप मैं मानती हूँ, वही एक पहला माइलस्टोन मैं मानती हूँ कि लोगों ने इस बात को रियलाइज़ किया कि उन्हें अब उस एक मैं तो ये भी समझती हूँ कि वो एक इमोशनल भी होता है ना, इमोशनली ब्लैकमेल आपको उस वक्त किया गया और आप उसी ढर्रे पे चले आ रहे हैं। आपने कभी विकास देखा ही नहीं, आपने कभी विकास उस तरह से महसूस ही नहीं किया, लेकिन फिर जब आप देख रहे हैं कि आपका एशिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज आपके क्षेत्र में है, बिल्कुल जनाब अंजी खट ब्रिज, यस रियासी में, बिल्कुल रियासी में वो है, रिकॉर्ड तोड़ टूरिस्ट आ रहे हैं, इको टूरिज्म को किस तरह से जगह मिल रही है। तो फिर कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की आवाम का भी मैं समझती हूँ कि उन्होंने भी एहसास किया होगा कि विकास बहुत ज़रूरी है। देखिए उससे पहले क्या था, सब कुछ ये पाकिस्तान की तरफ झुकाव के कारण नुकसान हुआ। और अगर पाकिस्तान ये क्लेम करता है कि मैं जम्मू कश्मीर के नागरिकों का हितैषी हूँ, तो उससे बड़ा दुश्मन कोई नहीं है। और उसका ये प्रूफ है कि अगर वो हितैषी होता तो हम लोग चिनाब पे अगर वो कर पाते, चिनाब के पानी को अगर हम हाइड्रो पावर के लिए कर पाते तो उसका जो पोटेंशियल है वो 15,000 मेगावाट है, लेकिन हम 3,000-2,000 के करीब कर पाए। तो अगर 14,000 मेगावाट आ जाए तो हम लोग, जो जम्मू कश्मीर है वो नेट एक्सपोर्टर बन जाता है पावर का। और वो नेट एक्सपोर्टर बनने के कारण क्या होगा, जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था, जम्मू कश्मीर में लोगों का रोजगार के अवसर सारे के सारे बढ़ते हैं। तो विकास के क्या फ़ायदे हैं, विकास से क्या क्या चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं, वो पहली बार लोगों को तब पता लगा जब उनको जो है ना छोटे छोटे काम के लिए, और नेताओं के जो छोट भैये, नेता भी नहीं, छोट भैये जो नेता होते थे, उन लोगों के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी और सबको समान रूप से ट्रीट किया बिल्कुल गया। मुझे याद है कि जिस तरह से प्रोग्राम्स चलाए गए थे, माय विलेज माय टाउन माय प्राइड और बैक टू विलेज, इस तरह के छोटे छोटे प्रोग्राम, आउटरीच प्रोग्राम्स चलाए गए हैं जम्मू कश्मीर में, जहां लोग अब अवगत हो रहे हैं, लोगों को पता ये चल रहा है कि वाकई विकास क्या है, सहूलत क्या है, सरकार की तरफ से हमें क्या कुछ मिल सकता है, हम किसके हकदार हैं। मुझे लगता है कि ये अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर की आवाम को इस बात का एहसास हुआ है, एहसास भी हुआ। और पहली बार ऐसा होता है कि अब जिस तरीके से पिछले 2-4 महीने में, 6 महीने में, वैसे तो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा क्या रहे हैं, बहुत प्रोएक्टिव रहे हैं। आज हम 4 तारीख की बात कर रहे हैं, तो 7 अगस्त 2020 को 5 साल पहले उन्होंने संभाला था कार्यभार वहाँ का। और उसके बाद जो उन्होंने जिस तरीके के कार्यक्रम चलाए और जिस तरीके के वो धीमे धीमे आउटरीच के रहा, उस आउटरीच में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम ये है आजकल कि टेररिज्म के जो विक्टिम्स हैं, हाँ, वो 1990 के और उससे पहले के हैं। उन टेररिज्म के विक्टिम्स को आज ये कहीं ना कहीं गारंटी है कि हम लोगों को सब कुछ मिलेगा जिस चीज़ों का हमको अधिकार है। और इसलिए क्या है कि लोग जो है मुखर होके आतंकवाद के खिलाफ बोलना शुरू हो गए हैं। और ये एक बहुत बड़ी बात है कि अगर जम्मू कश्मीर जैसे प्रांत में, जिसमें पाकिस्तान का हमेशा कुछ ना कुछ वो रहता है, हाथ रहता है, और देखिए कहाँ रहता है पाकिस्तान का, कि जम्मू कश्मीर तो छोड़िए, लेकिन आपको याद होगा 2008 में लश्कर-ए-तैयबा ने क्या किया था। लश्कर-ए-तैयबा का वैसे कार्यक्षेत्र जो केंद्र है वो तो जम्मू कश्मीर की राजनीति है, लेकिन उन्होंने जो बुरा हाल करके रख दिया था बॉम्बे का 26 नवंबर और उसके आगे वाले दिनों में 2008 में, तो वो जो चीज़ है, अब जो वो माहौल था उस तरीके का, अब आपको ये सुनने में नहीं मिलता कि अच्छा जी कोई आतंकवादी घटना कब हुई थी या आतंकवादी कब मारा गया था। आप ये सुनते हैं आतंकवादी मारे गए, लेकिन आम व्यक्ति, सिविलियन या आम, अब आपको याद नहीं होगा। अगर आप 1 जनवरी 2025 से बात करेंगे आज तक, बहुत कम घटनाएं होंगी जिसमें, तो ये बहुत बड़ा लोगों के आम जिंदगी में
बदलाव बिल्कुल। है। और पाकिस्तान अक्सर अपने एजेंडों में इंटरनेशनल मंचों पे भी अगर हमने देखा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हो या ह्यूमन राइट्स कमीशन हो यूनाइटेड नेशंस का, वहाँ पे हमने कई बार देखा सर कि पाकिस्तान कश्मीर का राग अलापता है। अगर वाकई कश्मीर की इतनी चिंता होती तो पहलगाम के लोगों की रोजी रोटी पे तो कम से कम लात नहीं मारता। तो ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल था पाकिस्तान। इससे पहले एक हम वीडियो अभी जो आ रहा था का, वो वीडियो था ट्यूलिप गार्डन का। और ट्यूलिप गार्डन जो आमतौर पे खुलता है, ट्यूलिप गार्डन खुलता है मार्च एंड में या मार्च के लास्ट हफ्ते में। और उस वक्त जो पहलगाम की घटना हुई थी वो 22 अप्रैल को हुई थी, और 24 अप्रैल को जो है आपका वो बंद होना था ट्यूलिप गार्डन। ये ट्यूलिप गार्डन जो है 2 दिन पहले उन्होंने ये घटना कर दी, और उस समय क्या हुआ, टूरिस्ट जो था पूरा का पूरा वो कश्मीर से गायब हो गया। तो अगर पाकिस्तान कभी भी हितैषी होता तो टूरिज्म को क्यों वो नुकसान पहुंचाता और इस तरीके की कोई घटना क्यों करता जिससे आम लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है, उनकी रोजी रोटी जुड़ी हुई है, जिससे उनकी प्रॉस्पेरिटी जुड़ी हुई है, जिससे उनके बच्चों की एजुकेशन चलती है, जिससे उनका चूल्हा जलता है। तो पाकिस्तान ये कहे कि मैं इसका जम्मू कश्मीर का किसी तरीके से हित साधक हूँ या मैं कुछ उनका भला कर रहा हूँ, तो मुझे तो नहीं लगता कि कहीं भी पाकिस्तान ने कभी भला किया है। बिल्कुल सर, ये मैं भी व्यक्तिगत तौर पर कह सकती हूँ कि पहलगाम यात्रा जब शुरू हो रही थी 2 साल पहले, जब पहलगाम यात्रा की, तो उसकी कवरेज के लिए मैं गई थी और मैं 3 दिन तक पहलगाम में ही थी। तो वहाँ पे बहुत सारे लोकल लोगों से मेरी बात हुई थी, चाहे वो पोनी वाले थे, टैक्सी वाले थे, जो ढाबे वाले थे, यहाँ तक कि जो सेल्फी पॉइंट्स बनाए हुए हैं वहाँ पर जो फोटोग्राफर्स थे वो भी कश्मीरी थे। तो उनकी रोजी रोटी किस तरह से जुड़ी हुई है टूरिज्म से, ये मैंने बहुत क्लोजली देखा है, एक्सपीरियंस किया है। और अगर वाकई पहलगाम अगर कश्मीर के लोगों का हितैषी होता पाकिस्तान, तो इस तरह के आतंकवादी हमले को अंजाम नहीं देता। बहरहाल सर, एक और बहुत बड़ा यहाँ पर जो चेंज आया अनुच्छेद 370 के बाद, वो इन्वेस्टमेंट को लेकर है। 80,000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट इन 6 सालों में जम्मू कश्मीर में हुआ है, जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं था, क्योंकि इतना अनसेफ नैरेटिव था जम्मू कश्मीर को लेकर, जो 2019 के बाद से बदला है। जिस तरह से फॉरेन डेलीगेट्स यहाँ पर आए, कश्मीर आए, वो लोग घूमे और वो एक तरह से एम्बेसडर्स बन के गए। इन्वेस्टमेंट का आना, उसे कितना बड़ा आप चेंज देख रहे हैं? देखिए ना, अगर इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा तो नौकरियां कहाँ से होंगी? इन्वेस्टमेंट जब भी आता है तो इन्वेस्टमेंट ऐसा तो है नहीं कि वो भवन बनाने में या उसमें लग जाता है। इन्वेस्टमेंट का हमेशा ये होता है, इन्वेस्टमेंट जो सबसे पहला इन्वेस्टर जो चीज़ करता है वो एक बेसिक थंब रूल है। और बेसिक थंब रूल क्या है कि उसको जो इन्वेस्टर है वो देखता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI, कि मेरे को मैं इतना पैसा लगाऊंगा, इन्वेस्ट करूंगा, तो मुझे कितना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आएगा। तो इसका मतलब ये, अगर 80,000 करोड़ रुपया आया तो लोगों का इसके बारे में, जम्मू कश्मीर के बारे में पूरी तरीके से जो विचार था वो बदल चुका है। और उनको लगता है कि आज हम अगर इन्वेस्ट करेंगे तो कहीं और जो राज्य हैं उनके मुकाबले में हमको अच्छा रिटर्न मिलेगा, और हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो पूरी तरह सेफ है। हम आतंकवादियों के द्वारा तंग नहीं किए जाएंगे हम लोगों को। और देखिए आप, मैं एक और घटना इसी से जुड़ी हुई, वो ये है कि रातले प्रोजेक्ट जो है आपका 2013 में शुरू हुआ था, उन दिनों 370 था। और उस समय क्या हुआ था, 29 मई 2013 को ये सोनिया गांधी जी गई थी, NN वोरा गए थे और बाकी लोग थे। इन लोगों ने क्या किया था, उसको इनॉग्रेट किया था, रातले को 850 मेगावाट का। लेकिन वो क्यों चला गया? उसके बाद वो प्रोजेक्ट साबोटेज हो गया, खत्म हो गया। वो यही था जो आम इन्वेस्टर था, उसके मन में संदेह होते थे कि 370 के चलते जो यहाँ के राजनेता हैं, यहाँ के जो लोग हैं, जो यहाँ के जो भारत के अन्य हिस्सों में होता है, वो शायद जम्मू कश्मीर में नहीं होगा, और हमारी बाहें मरोड़ना, आर्म ट्विस्टिंग ज़्यादा होगी। तो वो आर्म ट्विस्टिंग जो है, उस तरीके का जो मानसिकता है लोगों को, जो भय का था कि नहीं, अब इन्वेस्टर बहुत सेफ अपने आप को महसूस करता है कि जो भारत के, देखिए उसमें अपनी अपनी कमजोरियां होंगी, कुछ होंगे, लेकिन उसके भारत के लोगों को सब ये लगता है, जो इन्वेस्टर आता है उसको लगता है कि भारत के अन्य क्षेत्रों में, अन्य राज्यों में जिस तरह होता है उससे कुछ
अलग जम्मू कश्मीर नहीं अब नहीं है। बिल्कुल, ये सेंटिमेंट पहचानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक ये इमोशनली लोगों को उस तरह से कर दिया गया था कि जम्मू कश्मीर बहुत अलग, कुछ स्पेशल, लेकिन जम्मू कश्मीर भी हमारे भारत का ही एक अंग है। अगर आप केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान घूमने जाते हैं तो वैसे ही जम्मू कश्मीर भी है, उसको कोई बहुत खूबसूरत है, वहाँ की संस्कृति, कल्चर, कश्मीरियत वो एक अलग चीज़ है, वो उस राज्य की पहचान है। लेकिन उस राज्य को एकदम से अलग कर देना, ये कुछ ना कुछ अलगाववादी जो ताकतें थी उन्होंने जो करने की कोशिश की, आज वो काफ़ी कुछ बदल चुका है। ऐसे में सर एक और रिपोर्ट है कि 2024 में वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा यूनेस्को ने जम्मू कश्मीर को दिया है, यानी कि सारा का सारा उसमें क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर की कई चीज़ें ऐसी थी जो सांस्कृतिक, कल्चरल जो चीज़ें थी वो सामने उभर के नहीं आ रही थी। क्यों? क्योंकि जो हम लोग पत्रकार, कहीं हम भी मानते हैं कि हम पत्रकारों का भी वो था कि सबसे आसान खबर क्या होती थी, आतंकवादी की। बिल्कुल, आतंकवादी की खबर, एक घटना हो गई तो बाकी जो खबरें हैं वो खुद ब खुद उस पे स्केल पे कैचिंग आई बॉल्स, हम कोशिश करते हैं कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। और आतंकवादी की घटना में क्या होता था, बहुत आसान होती थी, उसमें आपने लिखा इतने आतंकवादी आए, उन्होंने इतनों को मारा और इतनों को वो किया। तो वो चीज़ें जो चली गई, और अब जो चीज़ें जो सामने नहीं आ पा रही थी, वहाँ के हैंडीक्राफ्ट थे। और उसमें क्या हुआ, सिर्फ वो नहीं आया कि हाँ कश्मीर हैंडीक्राफ्ट आया, उसमें जो बसोली जो पेंटिंग्स हैं वो बहुत अच्छा मिनिएचर स्कूल है पेंटिंग का, उसका आया। आरएसपुरा के जो बासमती राइस है वो बहुत मशहूर है। तो वो छोटी छोटी चीज़ें जो थी, जिस आंचल की, जिस सब रीजन की जो छोटी चीज़ थी। और G20 का जब वो हुआ, अधिवेशन हुआ कश्मीर में, तो पहली बार एक बहुत वो आया कि क्यूलिनरी टेस्ट में और उसमें कलाड़ी नाम की चीज़ आई, कि विच इज़ बेसिकली, जो अगर आप अंग्रेजी वाले जो लोग हैं जो उस तरीके से करते हैं, मोज़रेला चीज़ है, अ चीज़ दैट मेल्ट्स व्हेन यू हीट इट अप। तो कलाड़ी जो थी कभी भी इतना मतलब मशहूर नहीं हो पाई थी, लेकिन उस समय क्या हुआ, G20 के बीच में उसको, कलाड़ी को एक वो किया गया कि ये कलाड़ी जो है ये और जगहों पर जो चीज़ बनता है ये बिल्कुल सबसे अलग है। तो इस तरीके की जो चीजें बहुत सामने नहीं आ पाती थी, 370 जाने के बाद आ गई। बिल्कुल, और सर ना ही सिर्फ हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, कल्चर, टूरिज्म, हर एक सेक्टर को 370 के हटने के बाद एक नया आयाम मिला। और इवन शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में अगर हम बात करें, एम्स और IIT, किसने इमेजिन किया था कि जम्मू कश्मीर में उस तरह से आएगा, और आज एम्स और IIT जम्मू कश्मीर में है। सर बहुत शॉर्ट में आपसे इस बारे में जानना चाहूँगी कि हर एक सेक्टर जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद से पनप रहा है। वक्त ज़रूर लग रहा है चीज़ों को मोल्ड होने में, चीज़ों को अपने ट्रैक पर आने में, लेकिन बदल रहा है। नहीं, बदल तो बहुत ज़्यादा रहा है, क्योंकि पहले क्या था, जम्मू प्रांत में आपका वो नहीं था, क्या नाम, टर्शरी केयर के लिए कोई बहुत अच्छा बंदोबस्त नहीं था। लेकिन जिसका आपने एम्स का नाम लिया, एम्स में ये हो गया कि आज 2-3 दिन पहले उनको 1 साल हो गया मेडिकल सर्विसेज शुरू किए हुए, और आगे आगे क्या कर रहे हैं कि वो लगातार अपनी सर्विसेज ऑगमेंट कर रहे हैं। और उसके जो CEO हैं, शक्ति गुप्ता हैं, उनका एक बहुत अच्छा वो है कि वो सबको साथ लेके चलते हैं। और इसलिए क्या हो रहा है कि जम्मू प्रांत में पास के पंजाब के इलाके के, हिमाचल के इलाके, काफ़ी बड़ी संख्या में मरीजों को अब वो सुविधाएं मिलेंगी। IIT के कारण क्या हो गया, IIT जम्मू में खुलने के कारण, अभी हम लिफ्ट में किसी से मिल रहे थे इंदिरापुरम में, तो बड़ा एक मतलब अजीब सी वो रही। हम लोग जा रहे थे शिव मंदिर के लिए, और वो बोलते हैं इनकी बेटी जम्मू में है। मैंने कहा हाँ मैं जम्मू में हूँ। तो अच्छा लगा कि वो हैं यूपी के, रहते हैं यहाँ इंदिरापुरम में, NCR में, और उनकी बेटी पढ़ के आई है केमिकल इंजीनियरिंग, वो आई है जम्मू IIT से पढ़ के। तो वो अपने आप में जो आप बोलते हैं मेल्टिंग पॉट जो है, जम्मू अपने आप में IIM में जो इस तरीके के जो सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस हैं, उनमें बाहर के बच्चे आ रहे हैं, और वो भारतीयता जो है वो घुल मिल पा रहे हैं। तो ये सबसे अच्छी बात मैं समझू, सही मायने में विलय तो यही है, जो एग्जाम्पल आपने दिया, सही मायने में विलय यही है ना। और इसी के साथ सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अनुच्छेद 370 जैसे इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपने विचार रखे, और जम्मू कश्मीर में किस तरह से बदलाव हो रहा है, और इन 6 सालों में, क्योंकि 6 साल हो जाएंगे 5 अगस्त 2025 को, 2019 में इसे निरस्त किया गया था, और इन 6 सालों में क्या कुछ बदलाव आया है वो इतने आसान शब्दों में
हमारे दर्शकों को बताने के लिए सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 JKLH पर जारी है। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।